कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फेमा कंप्लायंसेस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी फेमा आखिर होता क्या है, फेमा कंप्लायंसेस क्या है, फेमा कंप्लायंसेस को रेगुलेट कौन करता है, इसके अलावा फेमा कंप्लायंसेस क्यों जरूरी है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि कितने तरह की सर्विसेज अंडर फेमा कंप्लायंसेस आपको ऑफर की जाती हैं और टाइप ऑफ डिफरेंट फेमा कंप्लायंसेस कौन सा है। दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट प्रोसीजर की भी बात करेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फेमा कंप्लायंसेस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार ने फेमा की स्थापना की, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इस एक्ट के माध्यम से जितना भी ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज को लेके हो रहा है भारत के अंदर और भारत के बाहर, यानी कि विदेश में, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, इन सबको रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम किया जाता है फेमा द्वारा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए हैं और उन्हीं को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो वो फेमा कंप्लायंसेस कहा जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति वो भारत के अंदर व्यापार कर रहा है, उसको अपना व्यापार बढ़ाना है, तो वो विदेश में इन्वेस्ट करता है या विदेश से पैसा भी लेता है, यानी एफडीआई के फॉर्म में, या फिर कोई अगर व्यक्ति जो फॉरेनर है या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन है या कोई फॉरेन कंपनी है, वो भारत को पैसा दे रही है या पैसा ले रही है, यानी कि पूरी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे को लेके एक व्यापार हो रहा है, तो उन सब के ऊपर निगरानी रखने का काम फेमा करती है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अगर आप भारत के अंदर बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सारे जो लॉज हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से लॉज होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज लॉ, उन सबको फॉलो करना है जो कि फेमा के अंडर आते हैं। इसके अलावा देखिए, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेनर है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है यानी एनआरआई, तो उन्हें भी यही रिलेवेंट फॉरेन एक्सचेंज लॉ फॉलो करने हैं अगर वो अपना व्यापार करना चाहते हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर। Why is compliance under FEMA required? देखिए, सवाल अब ये उठता है कि जो फेमा कंप्लायंसेस हैं वो क्यों रिक्वायर्ड हैं, क्यों जरूरी हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन फेमा के अंदर है वो हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फेमा की स्थापना की गई भारत सरकार द्वारा वो इसीलिए की गई कि जितने भी पैसा हमारे भारत के अंदर आ रहा है, जो भी पैसा या ट्रांजैक्शन हमारे भारत के बाहर जा रहा है, उस पर निगरानी भारत सरकार रख सके, वो भी किसके द्वारा? फेमा के द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि देखिए, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, इलीगल पैसा ना हो या अनएथिकल एक्टिविटी अंडर द टेबल ना कंडक्ट हो, इन सब को बचाने का काम करने के लिए फेमा को स्थापित किया गया। और इसी के माध्यम से फेमा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी फॉरेन एक्सचेंज कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, सिक्योरिटी लॉ है, तो उस पर निगरानी रखने का काम, मॉनिटर करने का काम हमारी फेमा करी है। इस वजह से फेमा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत जरूरी है। और देखिए, अगर हमें बिजनेस स्थापित करना है भारत के अंदर या हम भारत के बाहर अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो हमें फेमा की कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही आपको मतलब एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि आप अब अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, फेमा के माध्यम से एक सुविधा फॉरेनर्स या फॉरेन कंपनीज को मिलती है कि वो फॉरेन कंपनी जो होती है वो आराम से भारत के अंदर अपना व्यापार स्थापित कर सकती है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। Who regulate compliance under FEMA? देखिए, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है इंडिया के अंदर, वो उसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगर टैक्स ट्रीटमेंट है तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट की आवश्यकता पड़ती है और उसी से सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, कंपनीज के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो जाता है। इसके अलावा हम सेबी की बात करें तो जितना भी ट्रांजेक्शन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का होता है उसके लिए सेबी की जरूरत होती है। टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड कंप्लायंस अंडर फेमा। तो फेमा कंप्लायंसेस हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, वो किस प्रकार की होती है, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो ईसीबी कंप्लायंस एडवाइजरी एक तरह की सर्विस होती है। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के अंदर और भारत के बाहर। एग्जिट ऑप्शन बाय फॉरेन इन्वेस्टर, global business establishment, foreign investment in NBFC and other companies, NRI bank accounts, share valuation under FEMA, loan to NRIs,
और NRI इन्वेस्टमेंट रिपार्टेबल और नॉन रिपार्टेबल बेसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लायंस अंडर फेमा। तो फेमा कंप्लायंसेस की वीडियो में चर्चा हो रही है, अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ डिफरेंट कंप्लायंसेस कौन सी हैं जो ऑफर की जाती हैं ताकि आपका जो व्यापार है उसके मुताबिक आपको सर्विसेज मिल सके। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म थ्रू ऑटोमेटिक रूट। देखिए, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अगर कंट्रीब्यूशन नॉन रिपार्टेबल बेसिस पे होता है तो उस केस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो NRI या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के थ्रू हो सकता है, और इस केस में जो फंड होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं NRE, FCNR और NRO अकाउंट से। इसके साथ ही जो फर्म है उसे किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर रियल स्टेट सेक्टर में एंगेज नहीं होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म थ्रू अप्रूवल रूट। तो देखिए, ऑटोमेटिक रूट की बात की, अप्रूवल रूट की हम बात कर लेते हैं। अप्रूवल रूट में क्या होता है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल चाहिए, तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा अगर वो NRI या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरफ से नहीं किया गया है उस केस में हमें गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, यानी कि अप्रूवल रूट के माध्यम से हम जाते हैं। इन केस ऑफ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए, LLP के केस में जो फॉरेन कंपनी के इंडिविजुअल होते हैं वो अपॉइंटेड होने चाहिए एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि उनका जो लिंक्ड परफॉर्मेंस है वो FDI के लिए है। FDI इन स्टार्टअप। देखिए, स्टार्टअप की बात होती है और स्टार्टअप में अगर FDI हम करते हैं या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होता है, तो स्टार्टअप आपको इशू करता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो कि इस प्रकार है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट कंप्राइजिंग इक्विटी और प्रेफरेंशियल डेब्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा कन्वर्टेबल नोट्स। तो देखिए, स्टार्टअप में जो ट्रांसफर किया जाता है वो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू किया जाता है, और एक बार ट्रांसफर हो जाता है तो एस्क्रो अकाउंट को 6 महीने के अंदर बंद भी करना होता है। FDI इन MSME। देखिए, MSME के केस में यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो 24% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए MSME के केस में जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ती है जो सेक्टर में आती हैं, और इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चर रिजर्व आइटम को लेके नहीं किया जाता है। FDI इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कोई भी फॉरेन कंपनी है वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है और इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फेमा कंप्लायंसेस। तो फेमा कंप्लायंसेस के अंडर कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी? पहला तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, उसके अलावा शेयर होल्डिंग पार्टनर्स, और भी कोई जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि टाइप ऑफ कंप्लायंसेस के अंडर फॉल करते हैं, तो इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी गाइडलाइन के थ्रू, और उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस अंडर फेमा। तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंडियन कंपनीज हैं उन्हें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा रिलेटेड टू सेवरल कंप्लायंसेस अंडर फेमा, जो कि इस प्रकार है। फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट FLA। फॉरेन लायबिलिटीज और एसेट के केस में जो इंडियन कंपनीज होती हैं वो FDI या ODI रिसीव करती हैं, यानी कि रिसीव करती हैं, उस केस में उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी है फॉरेन एसेट और लायबिलिटीज को लेके। ये रिपोर्ट सबमिट होगी हर साल, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च की तारीख को। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट APR। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये फॉर्म प्रेजेंट है ODI पार्ट 2 में, और ये फॉर्म जमा किया जाता है ऑथराइज्ड बैंक में, और इसके अलावा देखिए ये फॉर्म जो सबमिट होता है वो 31 दिसंबर के पहले या फिर उसके बाद हर साल होता है। RBI सिंगल मास्टर फॉर्म। तो RBI का जो सिंगल मास्टर फॉर्म है यानी कि SMF, उसमें जितनी भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है इन्वेस्टमेंट को लेके वो सारी की सारी मौजूद होती हैं, यानी कि जितने भी डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हैं उनके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की पूरी जानकारी इस फॉर्म में होती है। FCGPR। इस फॉर्म के माध्यम से जो इंडियन कंपनी होती है वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है किसी भी पर्सन आउटसाइड इंडिया, और इसके अलावा ये जो अलॉटमेंट किया जाता है ये फॉर्म जमा करने के 30 दिन के अंदर किया जाता है। FCTRS। इस फॉर्म का यूज तब किया जाता है जब हम कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर करते हैं फॉरेन रेसिडेंट से इंडियन रेसिडेंट की ओर, यानी कि जो हमारा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है। और इसके अलावा जो सबमिट किया जाता है इस फॉर्म को अंडर SMF में सबमिट किया जाता है। LLP फर्स्ट जो फॉर्म होता है ये फॉर्म यूज होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। LLP सेकेंड डिवेस्टमेंट के लिए और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए LLP में इस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि LLP सेकेंड। CN फॉर्म को हम इशू करते हैं जब हमें ट्रांसफर करना होता है कन्वर्टेबल नोट्स को, और ये ट्रांसफर होता है 60 दिन के अंदर।
DRR DDR फॉर्म का इस्तेमाल तब होता है यानी कि जब हम इशू करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट को। ESOP अगर हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को इशू करते हैं या स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। DI देखिए, किसी भी बिजनेस में अगर हम डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसके अलावा जो FDI करते हैं तो वो इस फॉर्म के माध्यम से की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि फेमा कंप्लायंसेस की संपूर्ण जानकारी तो आपको मिल गई होगी। भविष्य में आप प्लान करते हैं तो आप डायरेक्टली कॉर्बिस की टीम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लीगल एक्सपर्ट टीम है आपका काम और बेहतर आसान तरीके से करवाएगी, पूरे लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ और सीमलेस डिलीवरी। जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।